अमेरिका ने दिया डब्ल्यूएचओ को झटका, महामारी के बीच रोकी फंडिंग। विश्व स्वास्थ्य संगठन पर चीन की मदद करने का लगाया आरोप। अमेरिका के अलावा बाकी देशों ने भी लगाया चीन पर इल्जाम। कोरोना महामारी के बीच अमेरिका और चीन के बीच तलवारें खिंच गई हैं। अमेरिका सीधे तौर पर चीन को कोरोना महामारी फैलाने के लिए दोषी ठहरा रहा है और कोरोना वायरस को उसने खुद पर जैविक हमला तक करार दिया है। अमेरिकी विदेश मंत्री माइक पोम्पियो ने कहा कि अमेरिका दूसरे देशों के साथ मिलकर काम कर रहा है और उन्हें यह समझा रहा है कि कोरोना वायरस की उत्पत्ति चीन के वुहान से हुई है। उन्होंने कहा कि वायरस कहां से आया, ये समझाने की जिम्मेदारी चीन की है। उन्होंने एक शो में कहा कि चीन को दिसंबर 2019 से वायरस के बारे में पता था। हमें अमेरिका में हुई मौतों और यहां जिस तरह के आर्थिक नुकसान का सामना करना पड़ रहा है, उसके लिए जिम्मेदार पक्षों की जवाबदेही तय करनी होगी। उन्होंने आरोप लगाया कि विश्व की इस महामारी से रक्षा करने के अपने मिशन में विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी कि डब्ल्यूएचओ भी असफल रहा है। अमेरिका ने दिया डब्ल्यूएचओ को झटका, महामारी के बीच रोकी फंडिंग। विश्व स्वास्थ्य संगठन पर चीन की मदद करने का लगाया आरोप। अमेरिका के अलावा बाकी देशों ने भी लगाया चीन पर इल्जाम। पोम्पियो ने कहा कि वैश्विक आर्थिक व्यवस्था बर्बाद हो गई। उन्होंने कहा कि कूटनीतिक तौर पर हम दुनिया भर के देशों से बात कर रहे हैं, सही कदम उठाने में, अर्थव्यवस्थाओं को फिर से खोलने में और ये सुनिश्चित करने में मदद कर रहे हैं कि सही समय आने पर अंतर्राष्ट्रीय यात्राएं शुरू की जा सकें ताकि वैश्विक व्यापार शुरू हो सके। दोनों देशों के झंडे तले दुनिया दो खेमों में बंटने लगी है। अमेरिका ने कहा कि चीन ने उस पर कोरोना वायरस से हमला किया है, साथ ही कहा कि वो भी उसे सबक सिखाएगा। उधर चीन ने वर्ल्ड बैंक को $300 करोड़ का अनुदान देकर अपने मनी पावर की धौंस जमाई है। चीन $200 करोड़ डब्ल्यूएचओ को पहले दे चुका है। अमेरिका ने कहा कि वो चुप नहीं बैठेगा, हर चीज का हिसाब लेगा। ऐसे में आशंकाएं लाजमी हैं कि कहीं कोरोना वर्ल्ड वॉर के बीच असली युद्ध भी तो नहीं छिड़ने वाला। एक तरफ जहां अमेरिका, जापान समेत बाकी देश चीन को कोरोना के लिए जिम्मेदार ठहरा रहे हैं, वहीं अपने कारखाने चीन से बाहर लाने की भी तैयारी कर रहे हैं, जो भारत के लिए सुनहरा मौका है। दुनिया के ज्यादातर मुल्क आज इस महामारी से जूझ रहे हैं और अपने अपने तरीकों से इस वैश्विक वायरस से निपटने की कोशिशें भी कर रहे हैं। भारत सरकार ने भी इसे अपने तरीके से निपटा और कोरोना वायरस के संक्रमण को रोकने के लिए समय रहते पहले 3 सप्ताह के लॉकडाउन की घोषणा की। उसकी समय सीमा खत्म होने के पहले ही उसे बढ़ा भी दिया। हालांकि उससे पहले ही ओडिशा, पंजाब ऐसे ही कुछ राज्य सरकारें लॉकडाउन की अवधि बढ़ा चुकी हैं। साथ ही प्रधानमंत्री के साथ मुख्यमंत्रियों की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में भी कई मुख्यमंत्री इस पक्ष में थे। मौजूदा हालात भी इसकी जरूरत की तरफ इशारा कर रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जन टीवी, जयपुर। देख रहे हैं खास खबर में बात करेंगे कोविड-19 का दुनिया में क्या असर है इसका। इसमें कोई संदेह नहीं है कि आज 3/4 आबादी इससे प्रभावित है और रिश्तों में किस तरह की कड़वाहट है, नए दोस्त तलाशे जा रहे हैं। आज हम इसी मुद्दे को अंतरराष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में देखेंगे, इसके क्या राजनीतिक मायने हो सकते हैं और ग्लोबल इकोनॉमी पर इसका क्या असर पड़ेगा। हमारे साथ राजस्थान विश्वविद्यालय के एशियन स्टडी सेंटर के फॉर्मर डीन डॉक्टर करोड़ी सिंह जी हमारे साथ में हैं और प्रोफेसर अल्पना कटेजा जी हमारे साथ हैं जो आर्थिक विश्लेषक भी हैं। आप सभी का स्वागत है। डॉक्टर साहब, आपके पास आना चाहूंगा। यह महामारी कुछ नए दोस्त भी बना रही है, कुछ दोस्तों में या कहें कि जो ग्रुप्स हैं उनमें दरार भी पैदा कर रही है। उदाहरण के रूप में आप इटली में जिस तरह से महामारी से वहां मामले बढ़े और उसके बाद जर्मनी और फ्रांस ने जैसे किनारा किया, निर्यात पे बैन कर दिया। अमेरिका चाइना के बीच जिस तरह की तनातनी है, मिस्र और कतर के बीच में जिस तरह की प्रवासियों को लेकर की स्थितियां बनी है, कई ऐसे मुल्क हैं जिनके बीच कड़वाहट भी पैदा हो रही है और नए दोस्तों को भी तलाशा जा रहा है। तो ग्लोबल
अगर हम देखें इसमें तो कुछ अंतर्राष्ट्रीय संबंधों पे असर देखा जा सकता है इसका? देखिए योगेंद्र जी, कोई भी संकट आता है, बहुत बड़ा संकट आता है, तो कोई आधारभूत परिवर्तन होते हैं, उसमें बहुत से नुकसान होते हैं, बहुत से फायदे होते हैं, तो बहुत से नए अवसर होते हैं। जहां तक कोविड 19 को लेके देखा जाए तो इसमें 3 इशू अभी उभर कर सामने आ रहे हैं। एक तो ये कि इसका कारण क्या है, क्यों हुआ है, तो कारण खोज को लेके अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे बड़ा विवाद चल रहा है विभिन्न देशों के बीच में। दूसरा है कि वर्तमान समय में इससे डील कैसे किया जाए, इस महामारी को कैसे हम ओवरकम करें, और तीसरा इसका परिणाम क्या हो सकते हैं। जहां तक कारण का सवाल है, ये बहुत ही अलग अलग बातें इसके बारे में कही जा रही हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ का क्लियर मत है कि ये वुहान में चमगादड़ की वजह से जो वहाँ सी फूड का वेट मार्केट है, वहां से इसका ओरिजिन हुआ है और फिर वो स्प्रेड हुआ है। ये संयुक्त राष्ट्र संघ का मत है। इसके अलावा विभिन्न देशों का अलग अलग मत है कि चाइना में जो वुहान वायरोलॉजी एकेडमी है उसमें लीक हुआ है और वहां से चाइना ने लीक किया है। दूसरा ये भी एक मत है कि चाइना वुहान जो वायरोलॉजी एकेडमी गलती से किसी इंटर्न की वजह से लीक हो गया। तीसरी बात, जो चाइना ये पोजीशन दे रहा है कि अक्टूबर में जो मिलिट्री गेम्स वहां हुए थे तो अमेरिका की मिलिट्री वहां गई थी टीम, उसने वहां लीक किया है। इसके कारण को लेके अभी विवाद बना हुआ है, तो उसको झगड़ने के बजाय अभी विश्व समुदाय को ये करना चाहिए कि इसको हम कैसे डील करें। आज की जो स्थिति है उसमें एक दूसरे के साथ इसको डील करना चाहिए, और अगर इसका कारण खोजना है तो किसी एक देश नहीं खोज सकता, संयुक्त राष्ट्र के नेतृत्व में इसका कारण खोजना चाहिए। चाइना जिम्मेदार है या और कोई देश जिम्मेदार है या और कोई गलती की वजह से हुआ है, भूल की वजह से हुआ है, तो उसके बारे में कारण की खोज की जा सकती है। आरोप प्रत्यारोप का वक्त नहीं है। दूसरा, इस जो चीज बताई मैंने कि अब इसको डील कैसे करें, कैसे हम इसको ओवरकम करें, तो इसमें मेरे ख्याल से सभी राष्ट्र मिलजुल के डील करने की कोशिश कर रहे हैं। अमेरिका भी अपने बहुत से दोस्तों की मदद कर रहा है, भारत भी विभिन्न देशों की मदद कर रहा है, चीन भी मदद कर रहा है, और चीन से भारत में इसी महीने में पहले 24 फ्लाइट आ गए, 20 फ्लाइट और आ रहे हैं, इसमें मेडिकल हेल्थ से रिलेटेड सामग्री आ रही है, तो चीन से भी भारत मदद ले रहा है। तो इसमें मेरे ख्याल से सभी राष्ट्र एकजुट होकर डील करने की कोशिश करेंगे। अब तीसरी जो चीज है, इसके परिणाम क्या होंगे, और जो परिणाम होंगे वो अलग अलग तरीके के होंगे। अर्थव्यवस्था के लिए अलग होंगे, सामाजिक जीवन के लिए अलग तरीके के परिणाम होंगे, तो हमारी जो तकनीकी है के लिए अलग परिणाम होंगे, और इसके लिए जो सबसे बड़ा परिणाम महत्वपूर्ण है वो राज्य और व्यक्ति के बीच क्या संबंध हो उनका पुनः निर्धारण होगा। क्योंकि जैसे यूएनओ के सेक्रेटरी जनरल ने अभी ह्यूमन राइट्स काउंसिल में स्पष्ट रूप से कहा है कि ये मानव अधिकारों का इश्यू है और राज्य को एक सर्वाधिकारवादी राज्य के रूप में उभर कर सामने नहीं आना चाहिए, व्यक्ति की गरिमा का ध्यान रखना चाहिए। तो राज्य बहुत ज्यादा मजबूत और सर्वाधिकारवादी राज्य उभर कर सामने आता है तो वो प्रजातंत्र देखा जाता है। जब भी कोई जिस महामारी से, जिस परेशानी से ग्रसित होती है तो उसका मुकाबला ये सोचकर किया जाता है कि शायद अब मिलकर के इसका हल निकालेंगे, लेकिन ऐसा दिखाई नहीं दे रहा। अभी तो उलझन ज्यादा दिखाई दे रही है, बजाय इसके कि हम इस महामारी में मिलकर के सब लोग एक साथ मिलकर के और इससे निपट सकें। लेकिन स्थितियां बदल रही हैं। अभी मैं देख रहा था कि स्पेन और तुर्की के बीच जिस तरह से कड़वाड़ चल, स्पेन का एक जहाज जिसके अंदर मेडिकल रिलीफ से जुड़े प्रोडक्ट्स थे और तुर्की ने उसको रोक दिया। फिर काफी ये कहें कि आपसी बयानबाजी के बाद स्पेन उससे तुर्की के कब्जे से उस जहाज को निकलवाने में अपनी सफलता हासिल की। इसी तरह से जैसे मैंने पहले कहा कि इटली में जब इस परेशानी का सामना करना पड़ा तो यूरोपीय संघ इस बात की मिसाल है कि हमेशा इस तरह की स्थितियां जब भी कभी बनती हैं तो यूरोपीय संघ एक दूसरे की मदद करता है, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। फ्रांस और जर्मनी ने यह और कह दिया कि हमारे जो एक्सपोर्ट पॉलिसी है या हम इंपोर्ट कर रहे हैं उस पर हम पाबंदी रखेंगे। तो चलिए मैं एक बार अल्पना जी के पास में जाना चाहूंगा।
और मैम ये जानना चाहते हैं कि ग्लोबल इकोनॉमी पर कोविड-19 का जो इफेक्ट आ रहा है अभी पूरी दुनिया के सामने, इसका ग्लोबल इकोनॉमी पे भी कोई असर पड़ सकता है? देखिए, निश्चित रूप से मेडिसिन में तो ये चैलेंज है ही है। उसके अलावा सबसे बड़ा चैलेंज जो है ये आर्थिक क्षेत्र में है, और ग्लोबल जी पूरा इकोनॉमी जो है उस पे इसका इम्पैक्ट डेफिनेटली आने वाला है। और इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड ने ये कहा है कि 1930 के जो ग्रेट डिप्रेशन था उसके बाद में अब ये सबसे बड़ा रिसेशन अब देखने को मिल रहा है। और सभी देशों के लिए जो उनकी ग्रोथ रेट्स हैं उनको उन्होंने रिवाइज किया है। उनका अंदाज है कि कई जगहों पे अनएम्प्लॉयमेंट बहुत तेजी से बढ़ेगा, ले ऑफ बढ़ेंगे। तो डेफिनेटली ये एक बहुत बड़ी चुनौती पूरे विश्व के सामने है। ये आर्थिक चुनौती सबसे बड़ी है, एक शताब्दी की देखने को मिल रही है। भारत की अगर मैं बात करूं तो क्योंकि पिछले कुछ समय में हमारी ग्रोथ रेट काफी कम हो गई थी और बमुश्किल हमें 2019 के अंत में कुछ रिकवरी के साइन कुछ दिखने लगे थे, लेकिन अब हम फिर से एक बार चुनौती का सामना कर रहे हैं। जी 2025 तक हमने 5 ट्रिलियन डॉलर का जो लक्ष्य लेकर के चल रहे हैं। नितिन गडकरी साहब को सुन रहा था मैं एक दिन पहले ही, तब वो कह रहे थे कि चाइना जिस तरह से दुनिया की निशाने पे है उसका फायदा इंडिया को मिल सकता है। हम इतने सक्षम हैं कि चाइना का जो मार्केट है उसको हम रिप्लेस कर सकें। देखिए, ऐसा है कि ये बहुत अनसर्टन सिचुएशन है। जैसे भारत के जी लिए, सभी देशों के लिए बहुत अनसर्टन है। ये कितने हाँ समय तक ये समस्या चलेगी, हम कब इससे उभर करके आ पाएंगे, इसलिए अभी ये कहना बहुत जल्दी होगा कि हम 5 ट्रिलियन को अचीव कर पाएंगे या नहीं, हम जी चाइना को जी ओवरटेक कर पाएंगे या नहीं। मुझे लगता है कि ये कहना बहुत जल्दी होगा। लेकिन जैसा कि मैंने कहा, चुनौती है, जहां चैलेंज होता है वहीं अपॉर्चुनिटी भी होती है। तो इसको जी हमें सही अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करने का भी एक समय है। तो अगर हम सही तरीके से इसको ग्रैब कर पाए तो बहुत मुश्किल भी नहीं हो। जी करमवीर जी के पास जाना चाहूंगा। डॉक्टर साहब आपके पास आना चाह रहा हूँ। कुछ नई परिस्थितियां बन रही हैं कोविड-19 के जो स्थितियां बनी उसके बाद में कुछ नए दोस्त भी तलाशे जा रहे हैं। कुछ जो अपने एक दोस्ती के लिए जाने जाते थे उनमें दरार भी देखी जा रही है। कुछ ऐसे संघ भी देखे जा रहे हैं कि जिनके बीच अपने ये कहूं कि स्वार्थ के चलते या फर्स्ट और कंट्री उसको देखते हुए कुछ स्थितियां बदलती दिखाई दे रही हैं। यूरोपीय संघ की अगर हम बात कर ले तो वहां भी कुछ इस तरह की स्थितियां दिखाई दे रही हैं। अमेरिका चाइना के बीच काफी तल्खी देखी जा रही है। तो ये कुछ जब स्थितियां साफ होंगी, अभी तो मुझे लगता है कि जब पहली बार जब इस तरह के केसेस फरवरी में काफी ज्यादा हाईलाइट हुए तो दुनिया के सामने एक ही बात थी कि एकजुट होकर के अभी इस कोविड-19 के खिलाफ हमें लड़ना है। लेकिन जैसे जैसे वक्त बीत रहा है, यानी कि अप्रैल के आखिरी तारीख के आते आते तो मुझे लग रहा है कि तल्खियां ज्यादा बढ़ती दिखाई दे रही हैं। इसका असर कम होगा नहीं होगा एक अलग बात है, लेकिन असर उस मायने में हम ज्यादा देख रहे हैं कि आपसी बयानबाजी, कट्टरता, वो कुछ चीजें दिखाई दे रही हैं। तो इसका फ्यूचर क्या है इस तरह की स्थितियों का? हाँ जी योगेंद्र जी, जहाँ तक वैश्विक परिस्थितियों की बात है उसमें अमेरिका और चाइना दोनों एक दूसरे के जो टकराव में है इस समय दिखाई दे रहे हैं। क्योंकि अमेरिका में आप जानते हैं नवंबर में इलेक्शन होने वाले हैं और बार बार ये उनका जो डोमेस्टिक अटेंशन है उसको डाइवर्ट करने के लिए कभी चाइना को ब्लेम किया जाता है, कभी WHO को ब्लेम किया जाता है। और लेकिन अमेरिका ये शुरुआत से कह रहा है, इंक्लूडिंग प्रेसिडेंट ट्रंप, कि कभी उसको चाइनीज वायरस भी कह दिया जाता था कि चाइना के पास ये इंफॉर्मेशन था, लेकिन टाइमली उन्होंने ये इंफॉर्मेशन दुनिया के देशों के पास साथ में शेयर नहीं किया। सो उसके लिए ये जिम्मेदार है। और उसको अभी माइक पोम्पियो ने 3 दिन पहले फॉक्स न्यूज को एक इंटरव्यू दिया, उसमें कहा कि चाइना के पास इंफॉर्मेशन था और उसने शेयर नहीं किया और इसकी वजह से पूरी दुनिया को उन्होंने मुसीबत में डाल दिया और इसकी कीमत उसे चुकाना पड़ेगा। आज ग्लोबल टाइम्स जो कि सरकारी अखबार है चाइना का, उन्होंने उनका एक एडिटोरियल में उन्होंने ये लिखा है कि जो माइक पोम्पियो के इस तरह के जो स्टेटमेंट है वो 21st सेंचुरी को दुनिया के देशों में एक टकराव की सदी बनाने की कोशिश की जा रही है। उनके यहाँ चुनाव है तो उसका वो ठीकरा जो है एक ब्लेम वेम चला रहे हैं, चाइना के को दोषी इसके लिए ठहरा रहे हैं, जबकि ऐसा नहीं है। दूसरा जो अमेरिका की तरफ से जिसको दोषी ठहराया जा रहा है वो है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन।
लेकिन दूसरा जो है चाइना उसको डिफेंड करने में लगा हुआ है। ट्रंप ने कहा कि WHO का जो फंडिंग है वो रोक दिया जाएगा, और अमेरिका के कुछ अलाइज कंट्रीज हैं जिसमें जापान भी शामिल है। सो इन्होंने जो है WHO को क्रिटिसाइज करना शुरू कर दिया। WHO को अगर आप क्रिटिसाइज करेंगे तो क्या कोई आपके पास कोई अल्टरनेटिव प्लेटफॉर्म है इस महामारी से, वैश्विक महामारी से लड़ने का? नहीं है। दूसरी तरफ चाइना है, चाइना के फॉरेन मिनिस्टर ने एक सवाल है यहाँ पे, एक सवाल है। अभी विश्व बरादरी में एक बात निकल के आती है कि WHO के प्रभाव में भी काम कर रहा है। इस तरह की बातें आती हैं जो एक भ्रम फैला सकती हैं, या कहें कि इसमें कुछ सच्चाई हो सकती है, ये एक अलग बात है। लेकिन अब एक चर्चा का विषय बना हुआ है कि क्या WHO कठपुतली बना हुआ है, या आपसे पहले कभी इस तरह की स्थितियां बनती देखी हैं कभी कि UNO WHO किसी के हाथों में खेल रहा हो? जी मुझे नहीं लगता है कि इस तरह का कुछ है, क्योंकि WHO की जो डायरेक्टर जनरल हैं वो कई देशों की उन्होंने यात्राएं की थी। जनवरी में उन्होंने शुरू कर दिया था, और जनवरी के लास्ट वीक में जब वो चाइना पहुंचे, सो चाइनीज प्रेसिडेंट ने उनके माध्यम से दुनिया के देशों के संदेश देने की कोशिश की। कहा कि ये एक बहुत बड़ी डेविल है, ये जो कोविड है ये एक डेविल है जिसको ना तो छुपाया जा सकता है ना हम छुपाएंगे। दुनिया के देशों के साथ हमने बहुत ही ओपनली और ट्रांसपेरेंट तरीके से इसकी जो भी इंफॉर्मेशन है वो शेयर किया है। सो चाइना को ब्लेम नहीं किया जा सकता है। ओके, और WHO के माध्यम उन्होंने कहा कि WHO एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसके माध्यम से दुनिया के देश जो है एक कोलैबोरेशन आपस में कर सकते हैं, और एक इस महामारी से लड़ने के लिए क्या उपाय किए जाए इस पर विचार करने के लिए। तो उसके बाद चाइना जहां पर भी उसे मौका मिलता है, चाहे वो APT हो, ASEAN+3 का मीटिंग हो जिसमें जापान और साउथ कोरिया भी शामिल थे, चाहे चाइना और ASEAN का जो मीटिंग हुआ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से, उसमें भी अभी भी 2-3 दिन पहले ही ASEAN के सेक्रेटरी जनरल के साथ बात करते हुए चाइना के फॉरेन मिनिस्टर ने कहा कि WHO का जो रोल है बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको अप्रिशिएट किया जाना चाहिए। जो लोग इसके रोल को अंडरमाइन करते हैं उनको मोरली कंडेम किया जाना चाहिए। जैसे फंडिंग को लेकर के कह दिया है ट्रंप ने कि हम फंडिंग नहीं करेंगे, लेकिन चाइना ने कह दिया कि ये फंडिंग जो गैप होगा हम कवर करेंगे इसको। उन्होंने पैसे बढ़ाए भी हैं, इन्वेस्टिगेशंस के लिए भी बढ़ाए हैं। तो ये टकराव सैद्धांतिक कहे या फिर ये कहें कि वर्चस्व की लड़ाई? मुझे नहीं लगता कि ना तो ये सैद्धांतिक लड़ाई है ना ही कोई वर्चस्व की, क्योंकि अमेरिका में इलेक्शन होने वाला है। ट्रंप जो है इसमें बहुत ही मुसीबत में है, उसको कोई ने कोई इस तरह का बहाना चाहिए, चाहे वो चाइना हो चाहे वो WHO हो, ब्लेम करने के लिए, जबकि उनका खुद का जो डोमेस्टिक लेवल पे मैकेनिज्म था वो पूरी तरह से फेल रहा है। आप अमेरिका को छोड़िए, चाहे वो यूरोपियन कंट्रीज हो चाहे ASEAN कंट्रीज हो, इंक्लूडिंग इंडिया और अदर साउथ एशियन कंट्रीज, कोई भी WHO के रोल को क्रिटिसाइज नहीं कर रहा है। योगेंद्र जी क्रिटिसाइज नहीं कर रहा है, लेकिन ये पूरी तरह मेरा एक सवाल मैडम से है, अल्पना जी से। मैम, WHO की भूमिका कोविड-19 में जिस तरह से एक महत्वपूर्ण मानी जा रही थी, WTO का भी कुछ इसमें अहम रोल हो सकता है महामारी के पैरेलल, वो ताकि दुनिया में इकोनॉमी पे, ग्लोबल इकोनॉमी पे कुछ ज्यादा असर नहीं पड़ सके? देखिए, पहले मैं WHO की बात करना चाहूंगी। जो ट्रंप ने कहा है कि WHO की पॉलिसीज चाइना सेंट्रिक हैं, वो सच्चाई है या भ्रम है? जो भी हो, वो वर्चस्व की लड़ाई हो या सैद्धांतिक लड़ाई हो, सबसे पहली चीज है कि उसकी फंडिंग रोकने का ये टाइम सही नहीं है। अभी पूरे विश्व को इस समय जरूरत है, WHO का रोल बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये चाहे पॉलिटिकल इशू हो रहा है, चाहे इनकी आपस की लड़ाई है चाइना और अमेरिका की, लेकिन इसका फंडिंग रोकने का समय बिल्कुल सही नहीं है, और ये स्टेटमेंट्स देने का समय भी सही नहीं है। अब मैं अगर बात WTO की करूं तो डेफिनेटली, क्योंकि इस समय पर ट्रेड जो है वो बहुत जबरदस्त अफेक्ट हो रहे हैं, और उसको फिर से अगर रिवाइव करना होगा तो उसमें WTO का रोल बहुत इंपॉर्टेंट होगा, लेकिन वो लेटर स्टेज पे आएगा, जब एक बार हम इसको कंटेन कर चुके होंगे और जब एक बार फिर से पहिया घुमाना होगा, तब उसका रोल आएगा, और वो रोल इंपॉर्टेंट होगा डेफिनेटली। जी, तो चलिए डॉक्टर साहब, मैं आपके पास में लौटूंगा, एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे, ब्रेक के बाद हम जल्द लौटते हैं।
खबर जो कभी बताती है सच तो कभी कराती है एहसास। खबर जो है कुछ खास। खबर ही तो है जो कभी बनती है राजनीति से तो कभी व्यापार से, कभी आती है खेल से तो कभी मनोरंजन से, कभी खुशी से तो कभी गम से। हाँ, खबर ही तो है। खबर थमती नहीं और ना ही थमेंगे हम, क्योंकि हम हैं जन टीवी, जन जन की आवाज। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं खास खबर। बात कर रहे हैं हम कोविड-19 को लेकर दुनिया में क्या असर है। मैं डॉक्टर साहब के पास में जाना चाहूंगा, करोड़ी सिंह जी के पास में। सर, अमेरिका और चाइना कोविड-19 के साथ साथ दो केंद्र बिंदु भी बन गए हैं। यूं तो हर मुल्क अपनी परेशानी से जूझ रहा है इस वक्त, लेकिन दोनों की बयानबाजी। इसी बीच ट्रंप जितने उतावले लेकर के आए वो कि अमेरिका पहले, अभी भारत पे भी प्रेशर डाल के उन्होंने जिस तरह से मलेरिया की दवाई को लिया, अभी जर्मनी एक वैक्सीन को तैयार कर रहा है तो उस पर प्रेशर डाला कि ये हमारा कॉपीराइट होगा कि आप हमें ही दीजिए। इसके बीच भी काफी इनकी तनातनी चल रही है। तो ट्रंप साहब का जो रवैया है, जैसे करमवीर जी ने क्लू दिया कि नवंबर में वहां चुनाव है, वह उनकी प्राथमिकता है कि वास्तव में ये प्रेशर डाल करके दुनिया में कुछ अलग दिखाना चाहते हैं। देखिए योगेंद्र जी, सवाल ये है कि जब भी कोई बहुत बड़ा क्राइसिस आता है, संकट आता है, तो दुनिया में उथल पुथल होती है और जो पुरानी व्यवस्था होती है, राष्ट्रों के बीच संबंध होते हैं, सामाजिक व्यवस्था होती है, अर्थव्यवस्था होती है, उसमें आधारभूत परिवर्तन होता है। और वर्तमान समय में विश्व व्यवस्था में अमेरिका एक सुपर पावर के रूप में रहा है। तो ऐसी स्थिति में सामने एक ऐसा संकट आ गया कि अब वो अपनी सुपर पावर की स्टेटस बना के रख पाएगा या नहीं पाएगा। अमेरिका के सामने सुपर पावर के रूप में संकट है। ट्रंप के सामने संकट यह है कि नवंबर में चुनाव में जीत पाऊंगा या नहीं पाऊंगा। और इसी को लेके जो रेगुलर व्हाइट हाउस ब्रीफिंग होती है, उसमें कभी तो वो ये कहते हैं कि ओबामा ने वुहान एकेडमी ऑफ वायरोलॉजी को पैसा दिया था तो उसकी वजह से ये सब कुछ हुआ है। कभी वो कहते हैं कि जो घरेलू यूज के डिसइंफेक्टेंट हैं उनको आप इंजेक्ट करो। कभी कहते हैं अल्ट्रा वायरस वाले जो लाइट है उससे ट्रीटमेंट करो। और जब ये सब कुछ कहा गया तो ऑर्डर हुए तो उन्होंने कहा कि व्हाइट हाउस ब्रीफिंग का कोई मतलब नहीं है, नहीं होनी चाहिए ब्रीफिंग। और जो लास्ट अभी ब्रीफिंग थी उसमें वो 15-20 मिनट होके कोई किसी ने सवाल नहीं दिया, किसी का जवाब नहीं दिया। कोई ये कह दिया कि मैं तो सरकास्टिक वे से कह रहा था, मेरा ऐसा इंटेंशन नहीं था कि वो अल्ट्रा वायरस लाइट और जो डिसइंफेक्टेंट हैं उनसे इसका ट्रीटमेंट हो रखा है। तो कोई प्रेसिडेंट अगर अपने व्हाइट हाउस से ये कहे कि मत तो सरकास्टिक तरीके से ऐसे संकट समय, तो मुझे लग रहा है कि अमेरिका एक पैरानोइड पावर के रूप में सामने आ रहा है कि वो ये देख रहे हैं कि अमेरिका कैसे एक सुपर पावर के रूप में उभर कर बना रहे। ये अमेरिका के सामने संकट है। तो उन्होंने WHO को पहले ग्रांट के लिए कहा, ऐसी नहीं है। यूनेस्को को पहले कह चुके हैं कि हम ग्रांट नहीं देंगे। उनको पेरिस एग्रीमेंट तो पेरिस है क्लाइमेट का, उससे अलग हो चुके हैं। तो अमेरिका ये बहुत पहले से कर रहा है और चाइना स्ट्रेटेजिकली बहुत ही समझदारी के साथ आगे बढ़ रहा है। चाइना ने अपने 2 सेंटेनरी गोल रखे हैं। पहला गोल कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना हुई, वो सेंटेनरी अगली साल हो रहा है। तब तक चाइना मॉडरेट पावर बनना चाहता है और 2049 में चाइना एक एडवांस पावर बनना चाहता है। चाइना का क्लियर कट स्टैंड है और चाइना की स्ट्रेटेजी है
वो जो डेंग शाओपिंग की स्ट्रेटेजी है, हाइड योर स्ट्रेंथ, बाइड योर टाइम, तो वो अपने समय का इंतजार कर रहा है चाइना। और अमेरिका के सामने संकट ये है कि अपनी सुपर पावर की स्टेटस कैसे बनाए रखे कि अगर नवंबर के इलेक्शन के बाद में रिपब्लिकन लीडर जब ट्रंप के रूप में आता है तो अमेरिका की लीडरशिप को चुनौती होगी, क्योंकि अमेरिका एक रिस्पॉन्सिबल सुपर पावर के रूप में उभर कर सामने आता है, उससे हटता नजर आ रहा है ट्रंप के नेतृत्व में। और अगर डेमोक्रेटिक लीडरशिप आती है तो मुझे लगता है कि उदारवादी प्रवृत्तियां, प्रजातांत्रिक प्रवृत्तियां, मानवाधिकार, ये सब चीजें बनी रहेंगी। तो अमेरिका का चुनाव है वो विश्व के दिशा को निर्धारित करेगा कुछ सीमा तक, पूर्णतः नहीं। और चाइना ट्रंप के जो स्टेटमेंट्स है लगातार आ रहे हैं, ट्रंप के स्टेटमेंट बदल भी रहे हैं, तो नवंबर के चुनाव मान सकते हैं कि वास्तव में महामारी को लेकर के जिस तरह की स्थितियां बन रही हैं उनमें उनका बोलना ये लाजमी है, कैसे देखा जाए इसे? देखिए, वो ट्रंप ये चाहते हैं कि किसी न किसी रूप में इसका फायदा उठाया जाए और इसीलिए वो लॉकडाउन के विरोध का समर्थन करें। तो अमेरिकन समाज तरीके का है, वहां केंद्र राज्य संबंध हैं, वो भी एक अलग तरीके के हैं। और इसीलिए अमेरिका के ज्यादातर स्टेट्स में वहां के कॉन्स्टिट्यूशन के फर्स्ट अमेंडमेंट को लेके, सेकेंड अमेंडमेंट को लेके कोर्ट में केसेज हो गए हैं। अबॉर्शन को लेके, अबॉर्शन को उन्होंने एसेंशियल सर्विसेज में नहीं रखा है, तो उसको लेके कोर्ट में बहुत केसेज चले गए हैं। तो ऐसी स्थिति में अमेरिकन समाज है वो बिल्कुल अलग तरीके का समाज है। तो ये कह पाना कि वो ट्रंप को समर्थन करेंगे या नहीं करेंगे, लेकिन ऐसा लग रहा है कि ट्रंप जिस तरह का एक स्टैंड ले रहे हैं, बार बार बदल रहे हैं अपने स्टेटमेंट, उनमें एक घबराहट नजर आ रही है। वो एक फ्रस्ट्रेशन में ऐसी बातें कर रहे हैं कि शायद मैं चुनाव नहीं जीत पाऊं, तो वो इसका फायदा उठाना चाहते हैं किसी न किसी रूप में। और ज्यादा राज्यों को कहता है कि आप यूज करो, और कभी लॉकडाउन मत हटाओ, लॉकडाउन लागू रखो। तो इस तरह का उनका एटीट्यूड है, वो मेरे ख्याल से खुद के लिए सही नहीं है, ना अमेरिकन राष्ट्र के लिए सही नहीं है। लेकिन अगर नवंबर में फिर से ट्रंप बनते हैं तो मुझे लगता है चाइना के लिए सुपर पावर का रास्ता कुछ आसान हो जाएगा अगर ट्रंप दोबारा चुनाव में आते हैं तो जीतते हैं तो। जी जोगेंद्र जी, मैं आपके पास में आना चाहूंगा। मैं ये अक्सर कहा जाता है कि जब भी कभी संकट काल आता है तो नई उपलब्धियां भी होती हैं, जो मैं इससे पहले बीच में मैंने जिक्र किया। नितिन गडकरी ने जो बातें कही हैं वो कहना है उनका कि अमेरिका हो चाहे दूसरे कई मुल्क हैं, खासकर यूरोपियन कंट्री जो हैं वो भी चाइना के खिलाफ होते जा रहे हैं, और भारत एक निगाहों से देख रहा है कि इसका लाभ उन्हें मिल सकता है। मेरा सवाल आपसे यह है कि भारत को क्या वास्तव में इस तरह की स्थिति इनको बेनिफिट मिल सकता है? दूसरा, क्या हम इतने सक्षम हैं कि चाइना के ट्रेड को हम रिप्लेस कर सकें? यही बात मैंने भी कही थी कि जो चुनौती हमें देखने को मिलती है उससे हमें अवसर में परिवर्तित करने की आवश्यकता है। ये वही चीज है। तो डेफिनेटली जो इस समय जो चेंज सिनेरियो है इसमें भारत की स्थिति बहुत बेहतर हुई है, क्योंकि भारत ने मानवीय संवेदनाओं का सम्मान करते हुए जिस तरीके से विश्व के सभी देशों की मदद की है और जिस तरीके से हमारे प्रधानमंत्री जी ने लीड लिया है, चाहे फिर वो सार्क कंट्रीज हो, एशियन कंट्रीज हो, G20 हो, उन सब में जो लीड लेकर के उन्होंने मदद की है, तो मुझे लगता है कि हाँ, हम उसको अवसर में भुना सकते हैं। और जो दूसरी बात आप कह रहे थे कि क्या भारत इसमें सक्षम है, चाइना ने इतने समय में जो मैन्युफैक्चरिंग में जो लीड लिया है, तो उसके साथ ही साथ में उसमें कुछ नेगेटिव पॉइंट ये भी है कि उनमें क्वालिटी का कोई एश्योरेंस नहीं है। डेफिनेटली उनकी कॉस्ट बहुत कम होती है, इस कारण से उन्होंने मार्केट पे कैप्चर कर रखा है, लेकिन क्वालिटी के बारे में कोई नहीं है। तो भारत इस बदले हुए सिनेरियो के अंदर अपनी एक नई जो स्थिति है उसको वो करने में सक्षम है, डेफिनेटली कर सकता है वो। हमारे यहाँ पे सॉफ्ट स्किल्स बहुत अच्छी हैं, डिजिटल कैपेबिलिटीज लोगों की अच्छी हैं, और जो नए स्टार्टअप्स हैं उनको अगर सरकार मदद करेगी और तो उसमें हम समझते हैं कि जरूर ये काम किया जा सकता है। बिल्कुल, भारत के सामने एक चुनौती कोविड-19 से निपटने के साथ साथ जो उन्हें अवसर मिल रहे हैं उन्हें बुनाने की भी है, और इसमें कहीं कोई संदेह नहीं कि चाइना के मुकाबले भारत अपनी विश्वसनीयता रखता है, खासकर मैन्युफैक्चरिंग लाइन में। और देखना होगा कि लेकिन अब ये
हम किस तरह से क्या कर सकते हैं। लेकिन फिलहाल तो मुद्दा एक ही है कि कोरोना से कैसे निपटा जाए। हमारे चाहे मुल्क के प्रधानमंत्री हों, उनके मिनिस्टर्स हों या फिर स्टेट्स हों, सबका एजेंडा एक ही है, कोविड-19 के खिलाफ किस तरह से इस जंग को जीत सकते हैं। चलिए मैं एक बार फिर करमवीर जी के पास में जाना चाहूंगा। डॉक्टर साहब, मैं कई बार ये बात देखता हूं कि यूनिटी की अगर कहीं मिसाल देखनी है तो वो देखिए आप यूरोप में, और वहां पे एक कंट्री दूसरे कंट्री की काफी खुलकर के मदद भी करते हैं, उनका अपना एक फंडिंग रिसोर्सेज भी रखते हैं, एक अमाउंट भी कई बार ये तय किया जाता है कितना पैसा आपको इसमें देना है। वो कहीं कभी किस तरह की बातें नहीं आती हैं। लेकिन अभी जैसे इटली पर इस महामारी का प्रकोप देखने को मिला तो फ्रांस और जर्मनी ने अपने हाथ खींच लिए वहां से। जब फंडिंग के लिए एक कॉस्ट बनाने की बात आई तो सबसे ज्यादा जर्मनी ने इसका विरोध किया। तो क्या देखा जाए इसे, ये महामारी का वक्त ऐसा है कि चलिए अपन खुद अपने इससे निपटें, दूसरा चाहे कहीं जाए नहीं हो, इसका कुछ इस तरह की स्थितियां, या फिर हम एक स्वार्थ की भावना भी देखते जा रहे हैं इसमें? जी योगेंद्र जी, इसमें कोई दो राय नहीं है। ये इतनी बड़ी वैश्विक महामारी है कि हर देश चाहता है कि, और हर एक देश की ये प्राथमिकता भी है कि अपने जो देश के नागरिक हैं उनकी जान बचाए पहले, उसके बाद दूसरों का। तो अपने घर को जलने से पहले बचाएं, उसके बाद दूसरों की आग हम बुझाएं। तो ये सभी की प्राथमिकता है। भारत की भी यही सोच है, यूरोप के देश भी यही चाहते हैं। लेकिन यूरोप की अगर बात करें हम, स्पेन और इटली में जिस तरह की प्रॉब्लम आई, उसके बाद अब तो फ्रांस और ब्रिटेन, लगभग सभी देशों में ये प्रॉब्लम है, उतनी ही है काफी हद तक। सो सब देश चाहते हैं, एक लिप सर्विस तो सब कर रहे हैं कि हम आपको ये हेल्प करने को तैयार हैं, जो आपको नीड हो, जो सपोर्ट की जरूरत हो, लेकिन उतना नहीं करे जितना करना चाहिए। सो एडिक्वेट सपोर्ट जो है वो प्रोवाइड नहीं करवा रहे हैं। दूसरे रीजनल ऑर्गेनाइजेशन की बात है, क्योंकि ईयू को कहा जाता है कि पूरी दुनिया में सबसे सफलतम क्षेत्रीय संगठनों में से एक माना जाता है। दूसरी तरफ जो आसियान, वो कहा जाता है कि आसियान जो है वो यूरोपियन यूनियन के बाद दूसरा सफलतम संगठन है। और आसियान के देश बार बार इस तरह की अपनी समिट मीटिंग भी कर रहे हैं, फॉरेन मिनिस्टर का मीटिंग, दूसरे एक्सटर्नल पार्टनर्स के साथ भी मीटिंग कर रहे हैं। उन्होंने भी अपने यहाँ फंड बनाए हैं। जहां तक भारत की बात है, हमने भी अपने पड़ोसियों के साथ, प्रधानमंत्री मोदी जी ने इनिशिएटिव लेते हुए और सार्क कंट्रीज के नेताओं के साथ बात किया और एक फंड यहाँ भी उन्होंने बनाया। लेकिन उस फंड के ऊपर भी क्वेश्चन किए गए। पाकिस्तान ने क्वेश्चन किया कि इस फंड को यूटिलाइज कैसे किया जाएगा, कौन इसको हैंडल करेगा, क्योंकि इसमें ट्रांसपेरेंसी नहीं है, और जब तक ट्रांसपेरेंसी नहीं है हम कैसे कोऑपरेट करें। हालांकि बाद में उन्होंने भी इसमें सहयोग दिया, 3 या 5 मिलियन डॉलर लगभग उन्होंने भी इसमें कंट्रीब्यूट किए हैं। इसी तरह आसियान ने भी फंड बनाया है। सो एक तो हो गया कि पैसे का एक फंड बनाया जाए ताकि कलेक्टिव रेस्पॉन्स जो है वो दिया जा सके इस महामारी को। रिसर्च में, दूसरी चीजों में इसको इस्तेमाल किया जाएगा। दूसरा है कि जो मेडिकल इक्विपमेंट्स हैं, मेडिसिन है, पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स हैं, उनका भी एक रिजर्व है वो बनाया जाना चाहिए रीजनल लेवल पे। जैसे एपीटी जो है आसियान +3 कंट्रीज ने डिसाइड किया, आसियान समिट मीटिंग में ये डिसाइड किया गया कि हमें भी अपने मेडिसिन और ये मेडिकल इक्विपमेंट है उनका एक रिजर्व बनाया जाना चाहिए, यानी कि उस क्षेत्र में किसी भी देश को अगर इसकी जरूरत है उसको उसका हेल्प किया जाएगा। सो इंडिविजुअल कंट्री और रीजनल लेवल के ऊपर इसको रेस्पॉन्स कैसे किया जाए इस महामारी को, इसके सभी देश है वो तैयारी कर रहे हैं। लेकिन सभी की प्राथमिकता है कि पहले अपने देश के नागरिकों की सुरक्षा है वो की जाए, उनकी रक्षा की जाए, बाद में दूसरों का सोचा जाए। अमेरिका की भी यही हालत है। अमेरिका ने आसियान और सब देश, यूरोप के देशों को सबको आश्वासन दे दिया हम आपकी मदद करने को तैयार है, लेकिन उनके यहाँ क्या हालत है। लेकिन फिर भी मुझे लगता है कि दुनिया के 1/3 जो इन्फेक्टेड लोग हैं वो यूएस में है और 1/4 होते हैं, जो आंकड़े बोल रहे हैं उस हिसाब से अमेरिका की पोजीशन मुझे लग रहा है कि सबसे ज्यादा टाइट है इस वक्त। हाँ जी, बिल्कुल सही कहा आपने। फिर भी वो कह रहे हैं कि हम देखो वियतनाम के हेल्थ वर्कर्स हैं, उनको ट्रेनिंग दे रहे हैं, उनको पैसा दे रहे हैं। आसियान को कह रहे हैं हम आपको भी पैसा देंगे। उनका जो सीडीएस है एक सेंटर अमेरिका में, वो कह रहा है कि बहुत ही अच्छा काम कर रहा है, लेकिन WHO का नाम कहीं पर भी नहीं ले रहे। वो ईयू के साथ उनका स्टेटमेंट देख लो, चाहे आसियान के साथ स्टेटमेंट देख लो, सब में क्या वो कह रहा है कि इंटरनेशनल का जो कम्युनिटी है उसका कोलैबोरेशन को बढ़ाया जाना चाहिए, लेकिन WHO का नाम कहीं नहीं ले रहे। सो बिना WHO के कोई अल्टरनेटिव प्लेटफॉर्म तो होना चाहिए इंटरनेशनल कोलैबोरेशन के लिए। बिना प्लेटफॉर्म के आप कोलैबोरेशन कैसे मिलाकर के कह सकते हैं कि
ट्रंप साहब अभी WHO की फंडिंग नहीं रोक सकते। अगर रोकते हैं तो विश्व बिरादरी में एक तरह से उनकी किरकिरी होना तय है, ये कह सकते हैं, क्योंकि हर कोई इसे खारिज कर रहा है कि रवैया ठीक नहीं है कि WHO इस तरह के डाउट किया जाए, क्योंकि अब तक महाशक्ति के रूप में रसिया का विभाजन के बाद में अमेरिका की एक तरफी ये कहें कि एक शत्रु राज रहा। हर एजेंसी पर उनका एक तरह से कब्जा रहा, उनकी मोनोपोली रही। ये तो नहीं है कि चाइना पैरेलल खड़ा हो रहा है और मोनोपोली टूट रही है, इस वजह से ट्रंप साहब ज्यादा बौखलाए हुए हैं। जी बिल्कुल, इनफैक्ट चाइना ने तो ये भी कह दिया है कि WHO के रोल को अंडरमाइन करने वाले देश को कंडेम किया जाना चाहिए, मॉरली उनको कंडेम किया जाना चाहिए, और दुनिया के दूसरे देशों को हमें जो है WHO को सपोर्ट करना चाहिए कि बिना WHO के सपोर्ट को इस महामारी को हम नहीं रोक सकते हैं। सो मुझे लगता है कि एक ब्लेम गेम है दोनों के बीच में, चाइना और अमेरिका। जी चलिए मैं एक बार मैम के पास वापस जाना चाहूंगा। मैम, दुनिया में इस महामारी के प्रकोप के बाद प्रवासी अपने मुल्कों में लौटना चाहते हैं। बहुत सारे लोग आ भी रहे हैं, उनको लिफ्ट भी किया कई कंट्रीज ने। लोग जॉब के लिए जाते हैं वहां पे, वापस जब अपने मुल्कों में लौटेंगे तो क्या देखा जाए, इससे एक बेरोजगारी का आंकड़ा बढ़ सकता है, क्योंकि अवसर भी कम होंगे। जब असर पड़ेगा, इकोनॉमी पर असर पड़ेगा, तो हर दुनिया मुल्कों के सामने एक बड़ी समस्या ये भी होगी आने वाले दिनों में कि जॉब्स कहां से लेकर के आएंगे। इस पेंडेमिक का सबसे ज्यादा असर जॉब्स पे पड़ेगा, और जो माइग्रेंट्स की आप बात कर रहे हैं वो दूसरे देशों से सब जब अपने देश में आएंगे, क्योंकि हमारे यहाँ से काफी ज्यादा माइग्रेंट्स जो हैं वो दूसरे गल्फ कंट्रीज में और इवन यूरोप में सभी जगहों पर हैं। जब वो लोग आएंगे तो ये एक चैलेंज होगा, लेकिन ग्रेजुअली हो सकता है कि ये हमारे लिए एक ब्लेसिंग इन डिस्गाइज हो, क्योंकि मुझे लगता है कि अब तक ये वहां के लिए कंट्रीब्यूट कर रहे थे। अब जब वो यहाँ आएंगे ये वो हमारे लिए भी कर सकते हैं। वो वहां से रेमिटेंसेस जो भेजते थे वो ठीक है, वो आना बंद हो जाएगा, लेकिन वो यहाँ पे भी कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। हमें स्थिति का अवसर में बुनाने की जरूरत है। जब वो यहाँ आएंगे उनके टैलेंट को, उनके जो पोटेंशियल है उसको हम किस तरीके से यूज करते हैं, इस पे चीज डिपेंड करेगी सारी। हमारी जीडीपी में उनका कंट्रीब्यूशन बढ़ाया जा सकता है, बढ़ सकता है। जॉब्स उनको देने की जरूरत है, इतना पोटेंशियल हमारी इकोनॉमी में है, इतना स्कोप है, उसको हम जरूर एब्जॉर्ब कर पाए, यही हमें देखना। भारत के लेबर को, भारत के जो यहाँ से ग्रेजुएट्स जो पहुंचे, जिनको अगर वो दुनिया के मुल्क अगर उसे बुना सकते हैं तो निश्चित रूप से हमारे सामने भी अवसर होगा, हमारे सामने एक चुनौती भी होगी, हम उसे कैसे यूटिलाइज कर सकते हैं। डॉक्टर साहब आपके पास आना चाहूंगा, करोड़ी सिंह जी के पास में। सर, ये एक बड़ी चुनौती दुनिया के सामने यह भी है संबंधों को लेकर के, जैसे मैंने सबसे पहले आपसे सवाल किया था, संबंध इस मायने में कि आज आवश्यकता किसको है, किसकी है, कौन किसका सहयोग कर रहा है। हालांकि जैसे करमवीर जी ने कहा कि फिलहाल तो एक ही मकसद है कि मेरे मुल्क को मैं कैसे बचा सकता हूं। क्या अंतर्राष्ट्रीय संबंधों पे कोविड-19 की समीक्षा को कुछ इस तरह का असर होगा कि इसकी समीक्षा होगी, लोग नए खेमे तैयार करेंगे, कुछ इस तरह का भी असर हो सकता है इसका? योगेंद्र जी, निश्चित रूप से होगा। और मैं यहाँ तक कहना चाहूंगा कि संयुक्त राष्ट्र संघ का भी रीस्ट्रक्चरिंग होगा। संयुक्त राष्ट्र संघ की जितनी एजेंसीज हैं उनका रीस्ट्रक्चरिंग की प्रोसेस भी शुरू होगी, और दुनिया में डिफरेंट तरीके के ग्रुपिंग भी बनेंगे, क्योंकि हर राष्ट्र की आवश्यकताएं पहले से भिन्न होंगी, हर राष्ट्र की प्रॉब्लम पहले से भिन्न होंगी। तो नए दोस्त बनेंगे, पुराने दोस्त टूटेंगे, ये निश्चित रूप से होगा। लेकिन एक सबसे बड़ा खतरनाक स्थिति वो ये आएगी कि हम यूरोपियन यूनियन, आसियान और इनके जो रीजनल ग्रुपिंग थे, इनसे हम ये मान के चल रहे थे कि एक दिन विश्व सरकार की तरफ हम बढ़ेंगे, केवल यूएनओ नहीं रहेगा, विश्व सरकार की तरफ बढ़ेंगे। उसमें मुझे लगता है कि हम रिवर्स होंगे, और जो राज्य है, स्टेट नेशन है, वो ज्यादा मजबूत होगा, और उसमें अथॉरिटेरियन टेंडेंसीज बढ़ेंगी, और उसमें विजिलेंस स्टेट के रूप में सामने आएगा। ये हर स्टेट में होगा। तो इस तरह से डेमोक्रेटिक जो ट्रेडिशंस हैं, वो इंस्टीट्यूशंस हैं, वो निश्चित रूप से कमजोर होंगी, और वो कमजोर होने से हर देश में, हर समाज में एक तरह का तनाव का वातावरण बनेगा, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक तरीके के। तो जो तनाव का वातावरण होगा उसको हम कैसे हैंडल कर पाएंगे, उसके लिए प्रिपरेशन नहीं है। और अगर हम तनाव को हैंडल नहीं कर पाएंगे तो जो हम ह्यूमन रिसोर्स यहाँ आने की बात कर रहे हैं,
टैलेंट को रीगेन कर रहे हैं, हम ये ऐसा मान के चल रहे हैं, तो उसको हम कैसे प्लानिंग करेंगे, वो मुझे बहुत ही संकटपूर्ण स्थिति लग रही है। क्योंकि विश्व में मुझे लगता है कि तनाव ज्यादा बढ़ेंगे, कम नहीं होंगे भविष्य में। क्योंकि संयुक्त राष्ट्र संघ का रीस्ट्रक्चरिंग को लेके अलग अलग तरीके के तनाव होंगे, विभिन्न देशों में खींचातान होगी कि जैसे भारत ये चाहेगा कि सुरक्षा परिषद है उसमें भारत को सदस्य बनाया जाए, साउथ अफ्रीका चाहेगा, जर्मनी चाहेगा, ब्राजील चाहेगा, तो उस तरह का संकट बढ़ेगा। और फिर इनके पावर्स क्या हो, संयुक्त राष्ट्र संघ की जो संस्थाएं हैं वो मैंडेटरी हो या न हो, या संयुक्त राष्ट्र संघ का जैसे इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस है उनके जो जजमेंट है वो बाइंडिंग हो या नहीं हो। लेकिन एक चीज निश्चित रूप से लग रहा है, चाइना का राइज है उसको अमेरिका रोक नहीं पाएगा, मुझे ऐसा लग रहा है। और चाइना को अकोमोडेट करना पड़ेगा। अब अमेरिका किस तरह से अकोमोडेट करता है, जिस तरह का अमेरिका की एटीट्यूड है, जैसे 9/11 का वहां अटैक हुआ, टेररिस्ट अटैक, प्रेसिडेंट बुश का पहला स्टेटमेंट था कि दोज हु आर नॉट विद अस दे आर अगेंस्ट अस। उन्होंने बाद में उसमें करेक्शन किया। इसी तरह से हमारे ट्रंप है जो प्रेसिडेंट है अमेरिका के, वो कह रहे हैं कि ये तो अमेरिका के ऊपर अटैक है, अटैक किया जा रहा है अमेरिका पे। अटैक कौन कर रहा है वो ये नहीं बता रहे हैं। तो इस तरह के जो अमेरिका का एटीट्यूड है, जो पैरानोइड तरीके से, उससे मुझे लगता है कि तनाव बढ़ेगा, कम नहीं होगा। क्योंकि अमेरिका कभी नहीं चाहेगा कि चाइना को अकोमोडेट करना किया जाए। एक अन्य बात मैं कहूंगा कि भारत की पोटेंशियल को लेके चाइना का हम रिप्लेस किसी भी रूप में नहीं कर पाएंगे। चाइना का बेल्ट एंड रोड, हमारे जो एशिया अफ्रीका ग्रोथ कॉरिडोर था जापान के साथ, वो उससे पहले का है, लेकिन हम उसको आगे नहीं बढ़ा पाए क्योंकि हमारे पास रिसोर्सेज नहीं है। चाइना जितने रिसोर्सेज भारत के पास नहीं है। इसी तरह से जो नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर है उसको भी हम रशिया के साथ आगे नहीं बढ़ा पाए क्योंकि रिसोर्सेज, तो भारत के पास चाइना के रिसोर्सेज। एक बात मैं कहना चाहूंगा डॉक्टर साहब, मैन्युफैक्चरिंग को लेकर के जो विश्वसनीयता पे सवाल उठ रहे हैं, चाहे पीपी किट्स की बात कर लें या फिर हम जो टेस्टिंग किट जो है उनकी रैपिड टेस्टिंग किट्स हैं उनकी बात करें, ऑस्ट्रेलिया, जर्मनी, कई देशों ने खारिज किया भारत की इस कंप्लेन के बाद में। तो एक बात जो विश्वसनीयता की है, हम क्या इस अवसर को भुना सकते हैं कि भारत के आज भी मैन्युफैक्चरिंग जितनी भी है उस पर विश्वसनीयता है विश्व समुदाय को? जी योगेंद्र जी, भारत ने स्वयं चाइना से मंगाए। मैंने आपको बताया कि 24 फ्लाइट आ चुके हैं, 20 फ्लाइट और आ रहे हैं। भारत खुद चाइना से मंगा रहा है। तो ऐसी स्थिति में भारत कितना कर पाएगा, मुझे इसमें कुछ संदेह लग रहा है कि भारत उतना कर पाएगा। विश्व थिंकिंग है, भारत करे, बहुत अच्छा है। लेकिन चाइना अपने आप में सेल्फ रिलायंट है। वो चाइना की दो चीजें अच्छी हैं। चाइना एक तो बेल्ट एंड रोड का है, उसकी वजह से इकोनॉमिक इन्फ्लुएंस पूरी दुनिया में बढ़ाएगा। दूसरा साइबर टेक्नोलॉजी या दूसरी टेक्नोलॉजी है, वो भारत से एडवांस है और अपनी टेक्नोलॉजी है, दूसरों पे डिपेंडेंट नहीं है। भारत की अभी भी डिपेंडेंस ज्यादा है और डिपेंडेंस होने की वजह से भारत चाइना को रिप्लेस कर पाएगा, मुझे इसमें संदेह लग रहा है। मैं चाहता हूं कि भारत रिप्लेस करे, लेकिन कर पाएगा मुझे इसमें संदेह लग रहा है। इसलिए चाइना का साइज मुझे इनएविटेबल लग रहा है। मैं सोच रहा था कि 2050 तक होगा, लेकिन अभी जो कोरोना ये संकट आया है, ये मेरे ख्याल से उस प्रोसेस को थोड़ा सा कर देगा, एडवांस कर देगा, तो चाइना बहुत जल्दी राइज होगा, मुझे ऐसा लग रहा है। ऐसा मैं करता हूँ। जी योगेंद्र जी, करमवीर जी आपके पास आना चाहूंगा। दुनिया महामारी से लड़ रही है, लेकिन इसी बीच एक राहत की खबर पूरी दुनिया के सामने है, वह है पॉल्यूशन की। अभी हम जो देख रहे हैं, चाहे लॉकडाउन इसकी बड़ी वजह मानिए या लोगों में जो और कोई वजह मानिए, लेकिन लॉकडाउन को मैं तो सबसे बड़ी बात मानता हूं। पॉल्यूशन दुनिया के सामने जो बड़ी समस्या थी वह कम हो रही है। कभी कुछ इस तरह की स्टडीज सामने आ रही हैं कि जब पॉल्यूशन कम होता है तो हमारा जो स्ट्रक्चर जलवायु का बदल गया था, एल नीनो इफेक्ट जिसको हम देख रहे थे कि मौसम को बिल्कुल चेंज कर रहा था, क्या उस पे आने वाले दिनों में कुछ ये कह सकते हैं कि वेदर को लेकर के खुशखबरी आ सकती हो? जी योगेंद्र जी, जो इकोलॉजिकल और एनवायरमेंटल चेंजेस की आप बात कर रहे हैं, पोल्यूशन का लेवल कम हुआ है, ये शॉर्ट टर्म के लिए है, क्योंकि जिस वजह से ये हुआ है ये वजह लंबे समय तक नहीं रहने वाली है। इट मीन्स कि ये जो अभी स्थिति है, पर्यावरण स्थिति, ये लंबे समय तक सस्टेन नहीं करेगी। जो ही लॉकडाउन वगैरह खत्म होगा, वैश्विक जो व्यवस्था है वो दोबारा अपने ढर्रे पे आएगी,
तो दोबारा से वही प्रॉब्लम आने वाली है। तो एक लॉन्ग टर्म सॉल्यूशन इसका मुझे लगता नहीं है, लेकिन जाहिर सी बात है इस तरह की अगर चीजें होंगी तो कुछ हेल्थ प्रॉब्लम है वो कम होंगे, क्योंकि पोल्यूशन बढ़ने की वजह से पूरी दुनिया में इस तरह के हेल्थ प्रॉब्लम है वो बढ़े, तो उसके ऊपर मुझे लगता है थोड़ा अंकुश लगेगा। एक दो छोटी छोटी चीजें और मैं अब जो है एक क्विक रेस्पॉन्स देना चाहूंगा। एक तो डायस्पोरा को लेकर आपने बात की, पूरी दुनिया में चाइना के बाद सबसे ज्यादा डायस्पोरा इंडिया में है, एंड इंडिया इज द लार्जेस्ट रेसिपेंट ऑफ रेमिटेंस। $70 बिलियन के अराउंड हम लोग असल रेमिटेंस के तौर पे प्राप्त कर रहे हैं। लेकिन किस तरह से ट्रीटमेंट हुआ है डायस्पोरा के साथ इस समय आप देखेंगे, 80-90 लाख डायस्पोरा जो है इंडिया के एनआरआई वो गल्फ कंट्रीज में काम कर रहे हैं, और यहाँ आने के बाद ज्यादातर लोगों को किस तरह से ट्रीट किया गया, अरे ये उधर से आया। सोशल बाइकआउटिंग, सरकार का भेदभाव नहीं रहा सरकार की तरफ से, लेकिन सामाजिक जो बहिष्कार किया गया, सामाजिक भेदभाव उनके साथ किया गया, ये मुझे लगता है कि इसका लॉन्ग टाइम एक नेगेटिव इम्पैक्ट है वो पड़ने वाला है। दूसरा, सबको जॉब देंगे, इंडिया में खुद यहाँ पर इतना अनएम्प्लॉयमेंट है, 3 करोड़ लोग जो है प्रवासी भारतीय 3 करोड़ है, 3 करोड़ को यहाँ सबको हम कैसे अकोमोडेट करेंगे, वो एक बहुत बड़ी चुनौती होगी, क्योंकि खुद हमारे लोग उस मेन पावर को यूज कर सकते हैं, उस मेन पावर को यूज कर सकते हैं। आईटी एक्सपर्ट से अगर लौटना चाहेंगे, लेबर अगर यहाँ लौटना चाहेगी, तो आज भी जरूरत बहुत, हमारी स्किल की जो जरूरत है क्या वो पूरी कर पाएंगे? देखिए, भारत को जितना जरूरत है यहाँ के खुद लोग हैं वो पर्याप्त है उसे पूरा करने में। ना तो भारत सरकार ने कभी ये कॉल किया कि सब प्रवासियों को हम यहाँ पर बुलाएं, लेकिन जाहिर सी बात है जो बेस्ट ब्रेन्स हैं इंडियंस हैं, उनको सब देश चाहते हैं कि हमारे यहाँ पर आए, हमारे डेवलपमेंट के लिए जरूरी है। और मोदी जी जहां भी जाते हैं डायस्पोरा को एड्रेस करते हैं, वो कहते हैं कि भारत बदल रहा है, आप निवेश कीजिए। आप देखिए, चाइना की सूरत बदलने वाले उनके डायस्पोराज हैं। 79 में जब से चाइना का पॉलिसी चेंज हुआ है, सबसे मेजर कंट्रीब्यूशन उसमें चाइना को डेवलप करने में उनके डायस्पोरा का रहा है, कितना इन्वेस्टमेंट हुआ। लेकिन इंडियन डायस्पोरा जो कि बहुत ही अच्छी स्थिति में है, जो वेल्दी हैं, वो उतना इन्वेस्टमेंट हमारे यहाँ पर नहीं कर रहे हैं, क्योंकि ज्यादातर ये लोग वेस्टर्न कंट्रीज में हैं और वहीं पर कुछ है, तो ना तो भारत लौटना चाहते हैं और ना ही यहाँ पर इन्वेस्ट करने के लिए कोई ज्यादा विलिंग है ये। तो मुझे लगता है कि डायस्पोरा को लेकर के जो हमारा पॉलिसी है उस पर को भी एक रिकंसिडर करने की जरूरत है सरकार के साथ साथ, जिस तरह से सोशल बाइकआउटिंग उनका हुआ। दूसरा, इस समय इस हालात में चाइना और दूसरे देश अभी भी कोशिश कर रहे हैं कि अपने प्रवासियों को वापस लाने की, जो आना चाहते हैं, लेकिन भारत की तरफ से मुझे लगता है कि बहुत ज्यादा कोई एक्टिवनेस इस समय नहीं दिखाया जा रहा। ये जरूर फरवरी और मार्च के शुरुआती जो सप्ताह उसमें तो देखने को मिला, लेकिन अब कोई भी देश जो है नहीं चाहता, भारत भी, लेकिन चाइना अभी भी कोशिश कर रहा है कि उसके प्रवासी जो लौटना चाहता है उनको लाए। सो एक पॉजिटिव मैसेज अपने डायस्पोरा के लिए है कि जब आप क्राइसिस में होंगे तो हम आपको सपोर्ट करने के लिए तैयार हैं। सो वही डायस्पोरा अपने देश का विकास करने में जो है इन्वेस्टमेंट हो या दूसरी चीजें वो मदद करने को तैयार है। तो अभी तो हम प्रवासी मजदूरों की व्यवस्था ही नहीं कर पा रहे, एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जा रहे हैं, उन्हीं के लिए उलझे हुए। कभी मुख्यमंत्री अपील करते हैं, कभी हमारे यूनियन गवर्नमेंट के जो मिनिस्टर्स हैं वो अपील करते हैं कि आप वहीं पे रहिए। तो मुझे लगता है आने वाले दिनों में बड़ी चुनौतियां तो इसमें कोई डाउट नहीं है, लेकिन फिर भी ये चुनौतियों के साथ साथ में कुछ स्थितियां बदलेंगी, ये माना जाना चाहिए। क्योंकि भविष्य पे अगर हम भरोसा रखेंगे तो मुझे लगता है कि हम यही सोच के कह सकते हैं कि आज अगर मुसीबत है कल ठीक होगा। मैम, आपके पास में आना चाहूंगा, जो लोग प्रवासी हैं या स्थायी रूप से इस्टेब्लिश हो चुके हैं, इस महामारी के बाद में कुछ ऐसे लोग भावुकता में भी निर्णय ले सकते हैं कि चले हम हमारे देश को लौट सकते हैं, या फिर ये मान के चले कि वहां भी जाके क्या करेंगे, महामारी तो सभी जगह है, कुछ इसका असर होगा? ये कहना बहुत मुश्किल है कि भावुकता में वो निर्णय लेंगे या नहीं, लेकिन ये डिपेंड करेगा कि वो किस जगह पर हैं, वहाँ क्या स्थिति है, वो इंडिया से उसको कंपेयर करेंगे और वो देखेंगे, और यहाँ पे उनके लिए क्या संभावनाएं बन रही हैं, वहां पर क्या संभावना है, वो सबको देखते हुए वो निर्णय लेंगे। मुझे नहीं लगता कि ऐसे निर्णय जो लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट उनकी आजीविका पर डालेंगे उसके संबंध में वो भावुक होकर निर्णय लेंगे, ऐसा मुझे नहीं लगता है। लेकिन हाँ, निश्चित रूप से ये जो परिस्थिति बनी है इसका सभी स्तर पर बहुत जबरदस्त प्रभाव पड़ने वाला है। वो सिर्फ आर्थिक ही नहीं है, सामाजिक है, वो जो रिलेशनशिप्स हैं उन पे है, सभी पे, चाहे फिर वो सरकार की नीतियों पे है, सभी पे वो बहुत ही परिवर्तनकारी उसका असर रहने वाला है। एक चीज और मैं जानना चाहूंगा, एफडीआई के बाद में ये माना जा रहा था कि रिटेलर्स या छोटे जो दुकानदार हैं उनके सामने बड़ा खतरा है, लेकिन मैं ये देख रहा हूं, केवल बात जयपुर की नहीं कर रहा मैं,
पूरे देश की स्थितियां हैं कि छोटे दुकानदार वो काफी ये कह सकते हैं कि इसमें मददगार साबित हुए। तो ये चैन उसके लिए कुछ भविष्य है इन हालात में? बदली हुई परिस्थितियों में जो आसपास में जो भी छोटे छोटे रिटेलर्स हैं उन पे लोगों ने विश्वास ज्यादा किया और उन्होंने भी बढ़ चढ़ के उन्हें मदद की है, चाहे फिर होम डिलीवरी हो चाहे फ्री डिलीवरी हो, इस तरीके के करके। और विश्वास क्योंकि लोगों ने भी उन पे ज्यादा किया और उन्होंने भी उनके विश्वास को कायम रखा। तो मुझे लगता है कि जो कई सारे परिवर्तन होंगे उसमें एक ये भी शामिल होगा। तो इंतजार करना चाहिए कि महामारी से निपटने के लिए निश्चित रूप से पूरी दुनिया एकजुट है। सोचा भी यही गया था कि दुनिया एकजुट हो, कि नागरिक एकजुट हैं, लेकिन वहां के अपने हुक्मरान हैं, उनका अपना अपना एक अलग रवैया है। जो महाशक्तियों के रूप में अपने आप को साबित करना चाहते हैं, उनके बयानबाजी अलग है। क्या मायने होंगे, शॉर्ट टर्म है, क्या लंबे रिश्ते इस तरह के कड़वाहट में होंगे, नए दोस्त तलाशे जाएंगे, भविष्य के गर्भ में है। लेकिन फिलहाल तो यही कह सकते हैं कि इस महामारी से कैसे निपटा जाए, यह बड़ी चुनौती है। और निश्चित रूप से जब दुनिया इस तरह के हालात का सामना करती है तो कई उसके इफेक्ट्स आते हैं सामने, वो चाहे हमारे बायोलॉजिकल इफेक्ट्स हो या फिर हमारे इकोनॉमिकल इफेक्ट्स हो या फिर हमारे किसी भी तरह के, जैसे इकोलॉजिकल भी हम बात कर रहे थे, वैसे इफेक्ट्स हो। तमाम जो इफेक्ट हैं, लेकिन ये कह सकते हैं कि शॉर्ट टर्म होते हैं, लेकिन आर्थिक रूप से जो स्थितियां बनेंगी या फिर हम कहें कि बायोलॉजिकल जो इफेक्ट्स होंगे, ये निश्चित रूप से एक लंबी चुनौती होगी जिसका सामना करने के लिए हमें मानसिक रूप से तैयार भी रहना चाहिए। तमाम अतिथि जो हमारे साथ जुड़े और इतना अपना अमूल्य समय निकाला उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और खास खबर में आज इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार। जन टीवी की लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकॉन दबाएं।